नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के 100 प्लस एमसीक्यूज। ये इसका भाग एक है। यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं और यहाँ से आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। ये वही सवाल हैं जो बार बार आमतौर पर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 जानकारियां आपको दे दूं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए कंप्लीट हिस्ट्री बैच आपका चल रहा है एप्लीकेशन में, तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो KD01 KD02 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो इतिहास बैच के लिए। ठीक है, तो इस बैच से जुड़ने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में आना होगा और वहीं पर आपको संपूर्ण हिस्ट्री का बैच मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस या फिर यूपी एसआई की अभी वैकेंसी आ गई हैं और आपको पता होगा यूपीएसआई में भारत का संविधान बहुत पूछा जाता है। काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। और इसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि आगे आने वाली जैसे लोअर पीसीएस हो गया या अन्य परीक्षाएं, तो अगर आप भारत की राजनीति, भारत का संविधान इस वजह से जुड़ना चाहते हो तो आप इसके लिए KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और आप इस बैच से जुड़ सकते हो। ठीक है, सभी बैचेस में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ टाइप्ड नोट्स होते हैं ताकि आप इनको डाउनलोड करके और प्रिंट निकलवा सकें, फिर आप इनका रिवीजन कर सकें। ठीक है, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस में या फिर यूपीएसआई में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके लिए उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर कंप्यूटर भी आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 15 अंकों का पूछा जाता है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये बैचेस भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और सभी बैचेस की आपको पीडीएफ भी प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे बैचेस हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं बेस्ट 100 प्लस एमसीक्यूज इतिहास के, जो आपकी पेट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो। पहला नंबर कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। ये जो आर्य शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है शिष्ट या फिर इसका मतलब होता है सज्जन। ठीक है, और यही पूछा है आपसे कि आर्य शब्द इंगित करता है, तो नृ जातीय ये गलत हो जाएगा, यायावरी जन, भाषाई समूह, और ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। कह रहा है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ वास्तव में एक उत्तम व्यक्ति यानी शिष्ट व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति, अर्थात उत्तर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था कि आर्य पामीर के पठार के निवासी थे? इन्होंने आर्य के बारे में कहा था कि आर्य पामीर के पठार के निवासी थे। ये किसने कहा था? याद रखिएगा, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। ये सरस्वती हैं दयानंद वाले। ठीक है, अर्थात दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी पार्ट और इसका भी हो जाएगा डी पार्ट सेकंड नंबर का। तीसरे में आओ, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि सबसे पुराना वेद, हालांकि सिंपल है, 4 वेद हैं और ये चारों के चारों वेद मैंने आपको हिस्ट्री के बैच में पढ़ाया है और उसमें बहुत डिटेल में भी पढ़ाया है कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और कई सारी बातें। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ वेद टोटल हैं कितने? टोटल हैं 4। और पहला हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा है सामवेद और चौथा कौन सा है? ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अच्छा, ये जो ऊपर के 3 लिखे हैं इनको कहा जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी कहा जाता है इन्हें, या फिर इन्हीं को कहा जाता है त्रिक संहिता। ठीक है, और ये जो अथर्ववेद है इसे कहा जाता है दरअसल आमतौर पर इसमें आर्य अनार्यों का मिश्रण मिलता है हमको, अर्थात इसमें आर्य और अनार्य जीवन दर्शन का इसमें मिलता है हमें मिश्रण। ठीक, तो वापस आओ जरा। आपसे पूछ रहा है सबसे पुराना कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। फोर्थ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो सबसे अधिक प्राचीन है? एमपीपीसीएस 2024 में पूछा जा चुका है और ये है ऋग्वेद। ठीक, वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से वेद थे। एक तो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद था, इसके अलावा सामवेद। ये 3 वेद ऐसे हैं जिनको मिला के वेद त्रयी कहा जाता है,
अर्थात ये 3 वेदों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। 6 नंबर में कह रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? मुझे 2-3 बातें और बता दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ ऋग्वेद में एक मंडल है। ये मंडल है दसम। दसम मंडल यानी कि 10वां मंडल है। इस दसम मंडल में पुरुष सूक्त है। एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष। पुरुष सूक्त। ठीक है। और इसी पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का वर्णन हमें मिलता है। शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। अब वापस आ जाओ जरा। वर्ण शब्द का प्रथम नामोल्लेख ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट सही होगा। ठीक। 7वें में देखो, कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ये कहाँ पाया जाता है? पुरुष सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त मिलता है? आप बताओगे दसम यानी कि 10वां मंडल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें कह रहा है कि सुमेलित कीजिए ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है, तो ए पार्ट हो जाएगा बी का। सामवेद आप सबको पता होगा संगीत के बारे में बताता है। अथर्ववेद और यजुर्वेद बचा है। अब 8वें का सही उत्तर होना क्या चाहिए? बी का आप एक ढूंढिए। बी का एक हो गया, डी का हो जाएगा 4, तो यही मैच हो रहा है, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। अथर्ववेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित। और यजुर्वेद का मतलब हो जाएगा बलिदान विधि यानी कि यज्ञ विधि। ठीक है। यजुर्वेद। और यजुर्वेद एक शब्द से मिलकर बना है जिसका नाम है यजुष। ये सारी की सारी शब्दावलियां मैंने आपको बताई हुई हैं इतिहास बैच में। तो यजुष, ये यजुष क्या है? इस यजुष का मतलब होता है यज्ञ। ठीक है। और इसी से यजुर्वेद आता है। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो। 9 नंबर में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ऋग्वेद। इसमें दरअसल ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है स्रोत और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद तो संगीतमय होगा। ठीक है। ए का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1। ए का 4, सी का 1, यानी ए पार्ट सही होगा। अब बी का हो जाएगा दूसरा। यजुर्वेद का हो जाएगा यजुष यानी कि स्रोत और कर्मकांड। और अथर्ववेद ये मिल जाएगा मंत्र, तंत्र और वशीकरण से। ठीक है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलो। अथर्ववेद, अ, अथर्ववेद ये मिल जाएगा, जस्ट वेट। हाँ ठीक है। ए पार्ट सही हो जाएगा। अथर्ववेद तंत्र मंत्र और यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड से। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण? अभी पीछे आओ जरा। तंत्र मंत्र और वशीकरण ये अथर्ववेद में था। अब यहां पर भी अथर्ववेद सही हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन कहाँ मिलता है? आप बताओगे अथर्ववेद। नेक्स्ट देखो, ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? ये पूछ रहा है। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? देखो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद। ऋग्वेद। और ऋग्वेद को कितने खंडों में बांटा गया है? इसमें मैंने आपको ऋग्वेद के खंड बताए थे 3। ठीक, याद करो। सबसे पहला खंड कौन सा था? ये था शाकल। दूसरा खंड कौन सा था? ये था बालखिल्य। बालखिल्य। और तीसरा खंड कौन सा था? मैंने आपको बताया था वास्कल। ये 3 खंड बताए थे। जिसमें जो शाकल है इसमें 1017 सूक्त हैं। बालखिल्य में 11 सूक्त हैं। और वास्कल में 56 सूक्त हैं। ठीक है। और ये जो 56 सूक्त हैं ये अनुपलब्ध हैं। ये उपलब्ध नहीं है। और इस प्रकार से उपलब्ध कितने हैं? 1017 और 11। तो 1017 और 11 को जब आप जोड़ोगे तो बनेगा 1028। यानी कि टोटल सूक्त कितने हैं? अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बताओगे 1028। लेकिन आपसे सूक्त तो पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है ऋचाएं। ऋचाएं। ठीक, तो ऋचाएं कितनी है? ऋचाएं हैं लगभग 10,580। याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर आओ। पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। यानी कि इसमें आंसर होगा 29। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो। 12वां क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद किसका संकलन है? वास्तव में ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है।
ठीक है। 13th देखो, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सही उत्तर का पहचान करो। ऋग्वेद, इसमें यहाँ पर जो आपको सूची 2 में दिया है, ये दिए हैं ब्राह्मण, अर्थात ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, सामवेद का ब्राह्मण कौन है, अथर्ववेद का कौन है और यजुर्वेद का कौन है। ऐसे आओ यहाँ पर एक पूरी की पूरी टेबल देख लो और इसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ब्राह्मण की, ठीक है। और ये ब्राह्मण किसके, अलग अलग वेदों के। जैसे अगर आपसे पूछे ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, तो आप बताओगे ये है ऐतरेय। ऐतरेय, इसके अलावा कौशितकी। कौशितकी एज इट इज याद रखो, बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ सामवेद का ब्राह्मण कौन है, तो आप बताओगे तांड्य। तांड्य या फिर जैमिनीय। और ये जो तांड्य है, इसे ही कहा जाता है पंचविश। ये मैंने सारे के सारे आपको बताए हुए हैं। सामवेद के अलावा आप बात कर ले हम आपसे कि अथर्ववेद है एक। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, इसका ब्राह्मण है गोपत। ठीक। एक है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तरीय। तैत्तरीय ब्राह्मण। और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ। अब इनको याद करने का भी एक तरीका है। आप सभी जानते होंगे कि कुछ चीजें अगर याद नहीं होती हैं तो उनको शॉर्टकट तरीके से याद किया जाता है। जैसे मान लो मैं हूं और मेरा दोस्त है, तो मैंने एक अनुमान लगाया, मैंने कहा मेरा दोस्त जो बैटिंग कर रहा है, या तो वो शतक लगाएगा और या तो वो जीरो पे आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पर कुछ ट्रिक्स बना लिया करो। जैसे मैंने कहा या तो वो शतक लगाएगा, या का मतलब क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद। तो ता आ गया। ता का मतलब है तैत्तरीय। तैत्तरीय और शतक यानी कि शतपथ ब्राह्मण। ऐसे याद कर लो। यजुर्वेद के कौन है, तैत्तरीय है, और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए, है ना, ताकि आपको चीजें याद रहें। और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें आमतौर पर आपको ऑब्जेक्ट जो सही उत्तर होता है उसी को हिट करना पड़ता है। इस प्रकार की जब आपके दिमाग में ट्रिक्स होंगी तो आप बड़े आराम से उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। ऋग्वेद, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद का क्या है, सामवेद, याद रखिएगा। सामवेद का हो जाएगा तांड्य। तांड्य को ही कहा जाता है पंचविश, ठीक। अथर्ववेद का क्या होगा, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ। गोपथ। और यजुर्वेद का क्या होगा, शतपथ। शतपथ और साथ ही साथ तैत्तरीय। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो और हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित मैंने अभी आपको बताया था कौन सा, एक तो मैंने ऐतरेय बताया है और दूसरा कौशीतकी बताया है। कौशीतकी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऐतरेय। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहा गया है कि प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, अलग अलग। यजुर्वेद का मुझे बताओ। तो मैंने यजुर्वेद का अभी अभी क्या बताया था आपको, मैंने कहा था या तो वो क्या मारेगा, शतक। तो एक तो हो गया तैत्तरीय और दूसरा हो गया शतपथ ब्राह्मण। तैत्तरीय और शतपथ यानी डी पार्ट सही हो जाएगा। 16 में आओ। 16 में गोपथ ब्राह्मण। देखो गोपथ को याद करने के लिए एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ। हालांकि आपको याद होंगे ये सारे के सारे, लेकिन फिर भी चूंकि एग्जाम हॉल में कंफ्यूज मत हो, तो जैसे ही आपने गोपथ देखा, इस शब्द को ध्यान से देखो। ये लिखा है गो पा थ, ठीक, ये लिखा है गोपथ। अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें तो गो और पथ अलग अलग होगा, लेकिन इसका संधि विच्छेद ऐसे करो कुछ, गोप अलग कर लो और अथ अलग कर लो। ये लिखा है गोपथ और ये लिखा है अथर्ववेद। अथर्ववेद एज इट इज। जैसे आप रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाते होंगे, रीजनिंग में जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस लगाते हो कि ए का मतलब है एक या ए का मतलब है 26, है ना, इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस लगाते होगे तो उसमें आपने याद किया होगा। जैसे एच, एच का क्या होता है, 8। एच में ही आपको 8 दिखना चाहिए। ये देखो 8 दिख रहा है। जैसे के का होता है 11, लेकिन के में ही आपको 11 दिखना चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूं के को, ऐसे, ये 11 दिख रहा है आपको, ठीक। इसके अलावा मैंने लिखा A B C D E F G। जैसे जी का होता है 7,
यहाँ जी में ही आपको 7 दिखना चाहिए, ये जी लिखा और जी में ये 7 बना दिया मैंने, ठीक? ये 7 दिख रहा है? जी का हो गया 7। कुछ ऐसे ही आपको जीएस में भी थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ता है ना? और बहुत आसान है, चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। हाँ, लेकिन आम तौर पर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये ट्रिक्स कारगर रहती हैं। गोपथ, तो आपने लिखा गो, प और अथ, इसका मतलब हो गया अथ मतलब अथर्ववेद। सी पार्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक? चलो और आगे बढ़ो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17 क्या कह रहा है? कौन-सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो मैंने आपको यजुर्वेद पढ़ाया था पूरा, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ये सारे के सारे यजुर्वेद बताए थे, याद करो। इसमें अगर मैं आपसे शुक्ल यजुर्वेद की बात करूँ, शुक्ल यजुर्वेद, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है वाजसनेय संहिता, ठीक है? वाजसनेय संहिता। और एक मैंने और बताया था आपको, कृष्ण यजुर्वेद। ये जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसे कहा जाता है अशुद्ध वेद, अशुद्ध वेद, क्योंकि ये गद्य पद्य दोनों में मिलता है। तो आंसर इसका क्या होगा? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? वाजसनेय। 18 में आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? सोम एक वनस्पति है, ठीक है? आमतौर पर राजा जब यज्ञ करवाता था तो सोम रस का पान दिया जाता था, ठीक है? सोम रस का पान। तो ये सोम किस मंडल से संबंधित है? ये है नवा मंडल। और नवे मंडल को लिखा किसने है? कौन से ऋषि से संबंधित है ये? ये है पवमान, पवमान अंगिरा, पवमान अंगिरा। ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है हिस्ट्री के बैच में, आप उसको याद करिए। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे जो सवाल हैं देख सकते होगे, बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं, कहीं यूपी पीसीएस में या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछे गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी अभी मैंने बताया था, नवा मंडल ये किसको समर्पित है? सोमदेव को। और इस पेय पर नामकृत देवता। इसके अलावा 20 में आओ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यज्ञ संबंधी आपसे पूछ रहा है। मैंने एक अभी शब्द आपको बताया था यजुर्वेद में, याद करो जरा पीछे, यजुर्वेद। और ये जो शब्द लिखा है यजुर्वेद, ये एक शब्द से आया है। ये शब्द है यजुस और यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। ये पीछे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधान, आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। 21 देखो, 21 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है? ये है सामवेद का, भूलिएगा नहीं। बहुत सारे ऐसे ऋचाएं हैं जो सामवेद में ऋग्वेद की डाली गई हैं। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से, याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग शुरू हुआ है 9000 बीसी नहीं, वर्ष पूर्व, ये भी गलत हो जाएगा। 6000, ये भी गलत है। दरअसल लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ था लगभग लगभग 1000 बीसी में, अतरंजी खेड़ा से साक्ष्य मिले थे। तो ई पार्ट इसका सही हो जाएगा। 24 देखो, 24 नंबर कह रहा है उपनिषद पुस्तकें ये किस पर आधारित हैं? उपनिषद पुस्तकें ये आधारित हैं दर्शन पर, याद रखिएगा, ठीक है? उपनिषद यानी समीप बैठ के ज्ञान लेना। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? आंसर यहाँ भी बी पार्ट हो जाएगा, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में आओ। कह रहा है कि किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष, मोक्ष की चर्चा चर्चा मिलती है उपनिषद में। और ये कौन सा उपनिषद है जिसमें सबसे पहली बार मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है? उपनिषद मुझे बताओ। आपने श्वेताश्वर का नाम सुना होगा, श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है? यहाँ पर डी पार्ट सही हो जाएगा। 27 में आओ। आत्मज्ञान, सॉरी, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? ये कठ उपनिषद में। याद रखिएगा, आपसे संवाद भी पूछे जाते हैं, जैसे एक संवाद आपसे बहुत पूछा जाता है, ये याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद ये कहाँ पर मिलता है? आप बताओगे बृहदारण्यक,
बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं संवाद, और संवाद की एक लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी है, आप पीडीएफ को खोल के देखिए, वहीं पर आपको संवाद की पीडीएफ मिल जाएगी, तो सारे के सारे संवाद उसमें लिखे हुए हैं और ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो 27, 27 तो हो गया, ठीक है, कठोपनिषद हो जाएगा। 28 में आओ, 28 कह रहा है नचिकेता आख्यान, ये कहाँ पर मिलता है? ये भी कठ में मिलता है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति, ये कहाँ के शासक थे? देखो कुछ राजा हैं, इनके आप क्षेत्र याद रखना, जैसे विदेह, विदेह एक क्षेत्र था, यहाँ के राजा थे राजा जनक। ठीक है, राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद भी आपने पढ़ा होगा अष्टावक्र गीता में। पांचाल, ये एक क्षेत्र था, एक राज्य था, और इसके जो राजा थे इनका नाम था प्रवाहण जाबाली। प्रवाहण जाबाली, जाबाली सत्यकाम की कथा आपने सुनी है? याद इसको भी याद रखिए, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। कैकेय, ये एक क्षेत्र है, और इस कैकेय के राजा कौन थे? ये थे अश्वपति। ठीक, और इसके अलावा एक क्षेत्र है काशी, ये मगध महाजनपद वाला क्षेत्र है, और यहाँ के राजा थे अजात शत्रु। तो ये सारे के सारे आप याद रखोगे, एज इट इज आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है कि राजा अश्वपति, ये कहाँ से संबंधित थे? ये संबंधित थे कैकेय से। ठीक, अश्वपति का संबंध कैकेय से था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई हैं, इसके बाद फिर ब्राह्मण रचे गए हैं, फिर आरण्यक रचे गए हैं, और इसके बाद फिर उपनिषद रचे गए हैं। तो ए पार्ट ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।